नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी ने केंद्र के सामने टेके घुटने, अध्यादेश को राज्यसभा में पेश करने का किया विरोध। राघव चड्ढा ने राज्यसभा सभापति को लिखा पत्र। अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाना कांग्रेस को पड़ा भारी, पंजाब कांग्रेस में शुरू हुआ बड़ा विद्रोह, आपस में भिड़े आप कांग्रेस के नेता। पटना पुलिस लाठीचार्ज का मामला फिर पहुंचा कोर्ट, नीतीश तेजस्वी समेत कई अधिकारियों को बनाया गया आरोपी, 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज। मणिपुर में महिलाओं के वायरल वीडियो के बाद मिजोरम में दहशत, मैतेई समुदाय के 40 लोगों ने किया पलायन, हजारों लोग फंसे। सीमा हैदर की व्हाट्सएप चैट में बड़ा खुलासा, बस मैनेजर से बातचीत का खुला पूरा चिट्ठा, भारत आने के लिए सचिन से मांगे थे पैसे। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे राघव चड्ढा के पत्र की। आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को राज्यसभा में पेश किए जाने का विरोध शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। चड्ढा ने इस विरोध के पीछे के कारण में बताया है कि अध्यादेश के जरिए दिल्ली में सरकार के लोकतांत्रिक और लोकप्रिय जवाबदेह मॉडल को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और केंद्र विधेयक के जरिए अध्यादेश को कानून में बदलना चाहती है। डॉक्टर साहब, क्यों ये पत्र लिखा गया है अब आम आदमी पार्टी की ओर से? पत्र लिखने का मतलब है कंप्लीट सरेंडर। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, चिट्ठी आप लिख रहे हैं कि भाई ये जो अध्यादेश आ रहा है, ये जो बिल आ रहा है वो गैर कानूनी है। भाई गैर कानूनी होता कैसे है? संसद के द्वारा पास किया जाएगा वो कानूनी हो जाएगा। लेकिन ये जो तमाम दलीलें दी जा रही है, उस दलीलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई 5 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको ध्यान देगी। तो वो जो प्रामा फेसी जो चिट्ठी लिखी जा रही है वो टेक्निकली लीगली तो रॉन्ग है ही, लेकिन चिट्ठी क्यों लिख रहे हो? इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया है कि राज्यसभा में पेश होगा और राज्यसभा में ये बिल पास भी हो जाएगा और उसके बाद ये लोकसभा में भी पास होगा, कानून बन जाएगा। और इसीलिए जब सारे रास्ते बंद हो गए तो अब आप विनती कर रहे हो। ऐसे तो बहुत चीख चिल्ला रहे थे कि सारे विपक्षी को एक कर लेंगे, राज्यसभा में हरा देंगे। तो ये एक तरीके से एडमिशन है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि वो इस बैटल को हार चुके हैं। जी बिल्कुल, अध्यादेश को लेकर आपने नई पैंतरेबाजी अपनानी अब शुरू कर दी है। वहीं विपक्षी गठबंधन के लिए कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से दोस्ती पंजाब कांग्रेस नेताओं को हजम नहीं हो रही है। आपके साथ जाने को लेकर पंजाब कांग्रेस में बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने साफ कह दिया है कि उन्हें जिनकी शक्लें पसंद नहीं हैं, उनके साथ चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। बाजवा के बयान पर भगवंत मान ने पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि कांग्रेस पंजाब में विपक्षी पार्टी है और विपक्ष में ही रहेगी और सत्ता में आने की उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में अब आप और कांग्रेस की इस दोस्ती से पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान का सीधा असर विपक्षी गठबंधन पर होता नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, क्या अब जो गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आई है उसका असर अब पंजाब में देखने को मिलेगा? देखिए, बंगाल में भी शुरू हुआ। अधीर रंजन चौधरी नया बयान अभी कुछ देर पहले उन्होंने दिया कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल गर्त में चली गई है। इधर पंजाब में बवाल हो रहा है, 2 दिन के बाद दिल्ली में शुरू होगा, फिर गुजरात से आवाज आएगी। तो ये जो एसी चेंबर में बैठ के सोनिया गांधी और उनके सलाहकार राहुल गांधी और उनके सारे जो समर्थक हैं दिल्ली में बैठ के बाकायदा पार्टी के लिए फैसला तो ले लेते हैं, लेकिन ये जरा सा भी नहीं सोचते कि उनके फैसले का असर उनके ही कार्यकर्ताओं पे क्या होगा। बंगाल में किस मुंह से राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि भाई पार्टी के लिए काम करो?
तृणमूल कांग्रेस वहां कांग्रेसियों को मार रही है, हत्या हो रहा है, और आप समर्थन में खड़े हो। तो ये कांग्रेस पार्टी की इसको कह सकते हैं कि वो जिद, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति घृणा कि एन केन प्रकार प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, उस चक्कर में कांग्रेस पार्टी जिस डाल पे बैठी हुई है, मतलब कांग्रेस संगठन, उसको ही काटने में जुट गई है। ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है कि आप ऊपर ऊपर तो दोस्ती का पैगाम देते हो और अंदर खाने आपके कार्यकर्ता ही आपके खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। अभी पंजाब है, कल बंगाल है, परसों दिल्ली है, फिर गुजरात है, हर जगह यही चीज होने वाला है। जी बिल्कुल, कांग्रेस को अब आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाना भारी पड़ता नजर आने लगा है। अगली खबर में बात करेंगे नीतीश कुमार की। 13 जुलाई को पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज के मामले में अब नीतीश कुमार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस मामले में अब बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष समेत करीब 1 दर्जन लोगों ने पटना सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। मामले में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह समेत कई बड़े पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारियों को अभियुक्त बनाया गया है। आरोप है कि विधानसभा मार्च के दौरान इन्हीं आरोपियों के आदेश पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को, खासतौर पर महिलाओं पर लाठीचार्ज कर उनकी पिटाई की गई थी। इससे पहले इसी तरह की शिकायत बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने पटना की एक अदालत में दाखिल की थी। डॉक्टर साहब, कैसे बिहार की सरकार की मुश्किलें अब इस शिकायत के बाद बढ़ेंगी? देखिए, वो तो वीडियो साफ दिख रहा है कि महिलाओं के ऊपर भी डंडे बरसाए गए, तो किसी ने तो आदेश दिया होगा। ये डेमोक्रेसी बचाने चले हैं। मणिपुर के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है, बंगाल के ऊपर बातचीत नहीं होती। आप महिलाओं के प्रति इस तरीके का आप बर्ताव करेंगे तो ये जो केस दर्ज किया गया है बिल्कुल सही। और कई जगहों पे तो इस तरह के भी सिचुएशंस देखे गए हैं जिसमें जो मेल पुलिस वाले हैं वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो कोई पॉलिटिकल रैली थी, कोई वहां पे बॉम्ब तो नहीं चल रहा था, वहां कोई हिंसा तो नहीं भड़का रहा था। आप डेमोक्रेटिक स्पेस को खत्म करना चाह रहे हो और साथ ही साथ ये छलावा कि आप डेमोक्रेसी बचाने के लिए आए हो, डेमोक्रेसी बचाने के लिए हम गठबंधन कर रहे हैं और देश में जो है आप डेमोक्रेसी और संविधान स्थापित करोगे। तो ये कांग्रेस पार्टी, लालू यादव और नीतीश कुमार, इन लोगों की कथनी और इनकी करनी में बहुत फर्क नजर आ रहा है। किस मुंह से नीतीश कुमार अब महिलाओं से वोट मांगेंगे, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो गया। हालांकि पुलिस उनके जेब में है। एक कार्यकर्ता की मौत हुई, जहानाबाद के एक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, उसकी मौत भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई रिमोर्स, कोई पछतावा नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी सरकार की तरफ से नहीं आया है। बाकायदा इस शर्मनाक घटना के ऊपर ये कुतर्क करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, लाठीचार्ज मामले में अब दूसरी बार नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे बात करेंगे मणिपुर के बिगड़े हालातों की। मणिपुर में 4 मई को भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया। 19 जुलाई को इसका वीडियो सामने आने के बाद राज्य में हिंसा और बढ़ गई। अब पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी खतरा मंडरा रहा है। मिजो नेशनल फ्रंट ने सुरक्षा के मद्देनजर मैतेई लोगों को राज्य छोड़ देने की बात कही है, क्योंकि मिजो समुदाय को कुकी समुदाय के काफी करीब माना जाता है। उनकी भावनाएं आहत हैं। इसी डर के कारण 40 मैतेई समुदाय के लोग मिजोरम राज्य छोड़कर मणिपुर की राजधानी इंफाल आ गए हैं। हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। मणिपुर सरकार ने भी कह दिया है कि वो अपने मैतेई लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट से इवैक्यूएट कराएगी। डॉक्टर साहब, अब क्या मिजोरम में भी ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे? देखिए, सारे लोग तो चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई 2 महिलाओं को उस वीडियो को लेकर के, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन मिजोरम कैसे पहुंच गया? मिजोरम से ये मैतेई क्यों भाग रहे हैं? क्यों सरकार कह रही है कि वहां से चार्टर्ड प्लेन से उन लोगों को लाया जाएगा? मतलब मैतेई जो मिजोरम में फंसे हुए हैं उनको मिजोरम में जगह नहीं मिलेगी। क्या कनेक्शन है ये कुकी और मिजो के बीच? ये किस तरह का कनेक्शन है?
कनेक्शन बिल्कुल साफ है। ये दिल्ली में बैठ के लोग सच जानना नहीं चाहते, सच बताना नहीं चाहते, सच सुनना नहीं चाहते। ये कुकी ट्राइब ये ज्यादातर ये क्रिश्चियन ट्राइब है। वहां किस तरीके से नार्को टेररिज्म चल रहा है, किस तरीके से विदेश से फंड आ रहे हैं, किस तरीके से कुकीज का जो मिलिशिया बना हुआ है। आपने एक साइड के वायलेंस को दिखाया और आपने वो पूरी मीडिया मैते समुदाय को विलन बनाने में जुटा हुआ है। भाई मिजोरम से क्यों भगा रहे हो? वो इसलिए कि मिजोरम पूरी तरीके से एक क्रिश्चियन स्टेट है, वहां हिंदू नहीं रह सकते। तो ये जो देश की एकता और अखंडता की बात करने वाले लोग अब किस तरीके से इसको जस्टिफाई करेंगे? अब वहां अलग मांग की जा रही है, भाई कुकी लोगों को अलग जो है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग राज्य बना करके दिया जाए, वो अलग होना चाह रहे हैं। तो गली मोहल्ले सारे लोग इकट्ठा होकर के हर जगह देश इसी तरह से बटेगा। बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, इनकी मंशा क्या है, इसके ऊपर भी खुले रूप से चर्चा की जानी चाहिए। ये मसला सिर्फ एक वीडियो का नहीं है। वहाँ नॉर्थ ईस्ट में फंसे हिंदुओं की रक्षा का ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी बिल्कुल, मणिपुर में भड़के हालातों का असर अब मिजोरम पर भी पड़ने लगा है, जिससे हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे सीमा हैदर की व्हाट्सएप चैट की। सीमा हैदर और सचिन मीना मामले में नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस चैट में वो नेपाल के एक बस मैनेजर से बातचीत कर रही है। इस बस मैनेजर का नाम प्रसन्ना गौतम है। इस चैट में उसने सीमा हैदर को पोखरा से भारत आने वाली बस की लोकेशन और बस नंबर भेजा है। 12 मई को सुबह 7 बजे बस को निकलना था। चैट में जब बस के मैनेजर ने सीमा से बाकी बची पेमेंट्स करने को कहा तो उसने पेमेंट के लिए सचिन को मैसेज करने को कहा था। डॉक्टर साहब, चैट के मुताबिक तो सीमा भारत आने से पहले ही कंगाल हो गई थी। देखिए, वो मसला नहीं है कैसे पेमेंट किया जाए, वो एक मसला है। इस जो बस मैनेजर से बाकायदा एटीएस ने भी पूछताछ की है। क्या है पूरा वो स्क्रिप्ट? जब पिछली बार आई थी तो सचिन वहां गया था, शादी वगैरह करके वापस चली गई वो। दूसरी बार जब आई तो सचिन वहां नहीं गया, वो अकेले आ रही है। और किस बस में आना है, कैसे आना है, इसकी सारी तैयारी, सारी प्लानिंग सचिन मीणा ने की थी। तो कुछ एडवांस पैसे दे दिए गए थे। फ़ोन नंबर, चूंकि उसको ही पोखरा में जाकर के उस बस को पकड़ना था, तो फ़ोन नंबर बाकायदा किसका दिया हुआ था? तो सीमा हैदर का। तो वो बाकी के पेमेंट मांगने के लिए वो बातचीत कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जब वो रास्ते में थे तो वो लगातार सचिन मीना उस मैनेजर से फ़ोन पे बातचीत कर रहा था कि कहाँ पहुँची है बस, कहाँ पहुँची है बस, कहाँ पहुँची है। और ये जो जेवर के आगे उसने उस जगह पे गाड़ी को रुकवाया, फ़ोन पे लगातार वो कांटेक्ट में था। और वहाँ 4 बच्चे और ये सीमा हैदर वहाँ से निकली बाहर और वहाँ से उसको रिसीव किया। दिक्कत क्या है? रोज़ छोटी छोटी चीज़ें सामने आ रही हैं। मसला अब राष्ट्रपति के पास है। कई सारे सर्वेज हो रहे हैं। जन भावना सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए या हिंदुस्तान में रखा जाए, वो सीमा हैदर के खिलाफ है। ज़्यादातर लोग यही चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान भेजी जानी चाहिए। हिंदुस्तान को धर्मशाला नहीं है इस तरीके से कि कोई ड्रामा करके इलीगल तरीके से हिंदुस्तान आ जाए और उसको हम यहाँ इतना मीडिया हाइप बना करके उसको नागरिकता दे दें। ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। फिर तो हर कोई पाकिस्तान में दरिद्रता है, वहाँ पे दिक्कत है। वहाँ से कई सारी लड़कियाँ आना चाहती होंगी, बांग्लादेश से आना चाहती हैं, नेपाल से आना चाहती हैं, अफ़गानिस्तान से आना चाहती हैं। तो उनके लिए क्या एक नया रास्ता खोल दिया जाए? तो एक बड़ा विषय है। इसके ऊपर अभी कहानी चलते रहेगी जब तक केंद्र सरकार इस बात को तय न कर सके कि भाई इसके साथ करना क्या है। कानून के हिसाब से सीमा हैदर इलीगल तरीके से आई है, उसका हिंदुस्तान में रहना एक तरीके से गैर कानूनी कामों को बढ़ावा देने के जैसा होगा।
इसलिए उसको वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, रोज सीमा हैदर मामले में नई नई बातें सामने आने के बाद अब सीमा हैदर की गुत्थी पूरी तरह से उलझती जा रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।